अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। रागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मुनीबा आसफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक उम्मीद करती हूं कि आप लोग भी जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और साथ ही साथ अपने से जुड़े तमाम तर लोगों का भी ख्याल रख रहे होंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जनाब, हमारे जो इन्वायरमेंट है, हमारा जो माहौल है, उसको भी साफ़ रखने के हवाले से आप लोग एहतियात बरत रहे होंगे। तो आज क्योंकि जुम्मे का दिन है और आपको पता है कि जुम्मे के दिन हम जुम्मे की मुनासबत से ही अपने प्रोग्राम में बात भी करते हैं और अपने प्रोग्राम का आगाज़ भी करते हैं। तो हमारे प्यारे मज़हब इस्लाम में ना ज़िंदगी की रहनुमाई के दरख्शां उसूल हमें बताए गए हैं। इस्लाम और दीगर मज़ाहिब में यही एक अहम फ़र्क है कि हमारा जो दीन है हमें अक़ाइदो इबादात के साथ मामलात ज़िंदगी में भी रहनुमाई फ़राहम करता है। इस्लाम में हुकूकुल्लाह के साथ साथ ना हुकूकुल इबाद पर भी बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया है, ताकि एक शख्स इस्लाम पर ईमान लाने के बाद ज़िंदगी के हर एक पहलू में रहनुमाई हासिल कर सके। ये दुनिया और उसकी ये ज़िंदगी एक मुकम्मल इम्तिहान है और इस इम्तिहान में पूरा उतरने के लिए ना हमें इस्लाम ने कुरान के साथ साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात भी दी है, जिनकी ज़िंदगी से हम लोग रहनुमाई ले सकते हैं। अगर कोई भी मुसलमान ये चाहता है कि वो दीन और दुनिया में सरफराज हो, तो उसका एक ही सादा सा तरीका है कि जनाब वो अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए और अमल करके दिखाए गए उसूलों पर अमल पैरा हो जाए। अब मुसलमान को ये चाहिए, बल्कि हमें ये चाहिए कि वो अपने रसूल की तरह जब किसी से मिले तो खुश अखलाक़ी से मिले। कोई भूखा उसके पास मांगने आ जाए तो उसको खाना खिलाए, हमेशा एक मुफ़ाहमत से काम ले और अपने आसपास के लोगों का भी ख्याल रखे। दुश्मन से भी अगर बातचीत हो ना, तो दामने आला ज़र्फ़ी कभी भी ना छूटे उसकी। किसी की कोई बात सुनकर माथे पर उसके शिकन ना आए। कभी भी अल्लाह ताला के किसी भी इरादे और अमल को अपने लिए मुश्किल ना समझे, क्योंकि वो खालिक हकीकी दो जहां का हम सबसे बेहतर जानता है कि वो हमारे लिए क्या उसने तयन किया है, मुतय्यन किया है, और हम सबसे बहुत ज़्यादा प्यार भी करता है। अपने घर में रहे, अपने हमसायों को कभी तंग ना करे। अगर वो किसी मुश्किल में है तो उनको भी हर तरह से आराम पहुंचाने की कोशिश किया करे। अपने पेरेंट्स, दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ ऐसा रवैया अपनाएं कि पूरी इंसानियत के लिए वो मिसाल कायम हो। गर्ज़ कि आप ज़िंदगी की किसी भी स्टेज पर हो और कोई भी नया काम कर रहे हो, हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमें हर हाल में रहनुमाई देगी। हम भी यहाँ पर मुख्तलिफ़ एक्सपर्ट्स को बुला के आपकी जो कन्फ्यूजन है उसको दूर करने की कोशिश करते रहते हैं। आज भी हम यही करेंगे, लेकिन अभी हमने आगे बढ़ना है। जनाब, दुनिया के ना मुआशी निज़ाम में इस्लाहात की ज़रूरत इसलिए भी है ताकि ये तमाम इंसानियत के मुफादात के लिए है ना यकसा तौर पर काम कर सके, क्योंकि बेपनाह दौलत मुआशी तौर पर गैर फ़ाल, सियासी तौर पर खा जाने वाली और समाजी तौर पर तकसीम करने वाली है। मुआशरे को किस तरह से बेपनाह दौलत और आमदन नुकसान पहुँचाती है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि गुज़श्ता 20 बरस में अमीर जो है वो मज़ीद अमीर हुआ है और गरीब मज़ीद गरीब हुआ है। दुनिया की 1% आबादी अपनी दौलत से 8 अरब लोगों की गुर्बत को ख़त्म करने में काम आ सकती है, और यही वजह है कि हद दर्जा माशरती तकसीम और बेपनाह दौलत ही दुनिया से गुर्बत से ख़ात्मे की कोशिशों को नुकसान पहुंचाती भी है। बरतानवी खैराती अदारा है, उसकी रिपोर्ट के बकौल अगर आपको बताएं तो दुनिया के 100 अमीर तरीन अफराद गुज़श्ता साल 540 अरब डॉलर की खालिस आमदन से लुत्फ़अंदोज़ हुए हैं, जबकि दुनिया में इंतहाई गरीब अफराद ने $2.5 रोज़ाना में गुज़र बसर किया है अपना। और पाकिस्तान में भी लोगों की एक बड़ी तादाद गुर्बत की लकीर से के नीचे अपनी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। उसकी वजूहात क्या है और ये जो तकसीम है हमें किस तरफ लेकर जा रही है, आज हमने इसके ऊपर बात करनी है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दो बड़े ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि क्या इस तकसीम को ख़त्म किया जा सकता है, और ये जो कह लें कि दोनों पोल्स जो है ना एक्सट्रीम पर जाते जा रहे हैं कि अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है, तो इसको किस तरह बेहतर किया जा सकता है, क्या बैलेंस लेकर आया जा सकता है इसके अंदर। इस पर बात करने के लिए
हमारे साथ डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और उसके साथ साथ आप देखते हैं कि लाइफ कोच भी है। डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है। Great. और उसके साथ साथ डॉक्टर पीर तारिक शरीफजादा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, मारूफ सीरत स्कॉलर है। डॉक्टर साहब, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। डॉक्टर साहब, आप ही से स्टार्ट करना चाहूँगी, ये मुआशरे में ये जो मामलात बिगड़ते जा रहे हैं, हमारे अमीर जो है वो अमीर से अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब से गरीब होता जा रहा है, ये जो फ़र्क आ गया है बहुत ज़्यादा, पहले फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा फ़र्क था, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे चला गया है। क्या इस फ़र्क को हम कम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिस्मिल्लाह रब्बी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया, और आज का उन्वान भी ज़िंदगी के बहुत करीब तर है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर इस एक सवाल का जवाब जो है वो मुल्की सतह पर भी और बैनुल अक़वामी सतह पर भी सारे इंसान मिल के संजीदगी के साथ दरियाफ़्त करना शुरू करें, और फिर उसके नतीजे में जो खैर हम तक पहुँचे उस पर अमल होना शुरू हो जाए, तो ज़िंदगी के आज ख़ुद बहुत सारे मसाइल जो हैं, शायद 2/3 हिस्सा जो मसाइल का है वो ख़ुद बहुत ख़त्म हो जाता है। क्योंकि माश की जो इंसानी ज़िंदगी के अंदर अहमियत है, इससे कोई ज़ी-शऊर इनकार नहीं कर सकता। ये ज़िंदगी को चलाने का एक निज़ाम है जिसमें बड़ी इसकी अहमियत है। हम देखते हैं कि जो ख़ुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना है, उसमें भी बहुत सारे लोग जो हैं वो इन दोनों हालतों में हमें नज़र आते हैं। यानी जब हुजूर तशरीफ़ लाए तो उस वक्त एक बड़ा तबका ऐसा था जो गुरबत की जो इंतहा हो सकती है वहाँ तक पहुँचा हुआ था, और बहुत मुशक्क़त में उनकी ज़िंदगी थी, बड़ी मिज़रेबल सिचुएशन थी उनके लिए। जबकि उसके बिलमुकाबिल कुछ लोग जो हैं वो बहुत बासरबत थे, बहुत बावसाइल थे, और वो उनका भी कम बेश वही हाल था। और वो फिर अपने उसके इजहार का ज़रिया जो है उसे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अपने अमीर होने का एहसास जो है ना वो दिलाया करते थे अपने इर्द गिर्द जो लोग आबाद थे उनको। सो ये सिलसिला तो बहुत शुरू से चला आ रहा है, और ये आज ख़ुद जो है अगर इसे सही देखा जाए, इसके अंदर तकब्बर और एक शो ऑफ का एलिमेंट ना हो, तो मैं समझता हूँ कि ये इंसानी जो मुआशरा है उसका हुस्न है कि कुछ लोग जो हैं उनके पास वसाइल ज़्यादा होते हैं और कुछ वसाइल की तगो-दो में होते हैं। ये एक खैर पर मबनी अमल हो सकता है, लेकिन उसके लिए एक बहुत बुनियादी शर्त ये है कि हर दो तबकात के अंदर एक एहसास पाया जाता है, और फिर ये एहसास की ज़िम्मेदारी दोनों तबकात में भी जो उमरा हैं, जो बावसाइल लोग हैं, उनकी कानों पर ज़्यादा ये ज़िम्मेदारी आती है कि वो माशरे में अपने साथ बैठे हुए लोगों के हवाले से फ़िक्रमंद भी हों, बाखबर भी हों, फ़िक्रमंद भी हों, और फिर पूरी दयानतदारी के साथ सिर्फ लिप सर्विस ना प्रोवाइड करें, सिर्फ ज़ुबानी कलामी जो है वो उनके साथ अपनी हमदर्दी का इज़हार ना करें, बल्कि अमली तौर पर एक कदम आगे बढ़कर उनकी ज़िंदगी के अंदर जहाँ जहाँ वसाइल अपने इस्तेमाल करके उनके मसाइल ख़त्म हो सकते हैं उनके लिए अपने आप को पेश करें। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त मदीना तशरीफ़ लाए तो हम ये देखते हैं कि समाजी एतबार से जो एक अजीम शान इनकलाब जो हमें नज़र आता है तारीख़ के अंदर, उसका सबब ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआख़ात का रिश्ता कायम किया। मुआख़ात का रिश्ता क्या था कि एक बावसाइल आदमी जो मदीने का है, उसे एक ऐसा आदमी जो ज़ाहिरी तौर पर बेयारो मददगार है, स्किलफुल आदमी है, कुछ करने का जज्बा रखता है और अपनी ज़िंदगी को और अपने माशरे को, अपने गिरदो पेश को कुछ प्रोवाइड करना चाहता है, वो शख्स जो है उसका हाथ, वो जो ज़ाहिरी तौर पर खाली है वसाइल से, उस आदमी का हाथ एक ऐसे आदमी के हाथ में दिया गया जो ज़ाहिरी वसाइल से माला माल है, लेकिन स्किल में शायद उस तरह का बहुत आला अरफा नहीं है। तो एक ऐसा खूबसूरत तारीख़ के अंदर हमें कॉम्बिनेशन नज़र आता है मुआख़ात के शक्ल में कि उन दोनों का जब हाथ आपस में जुड़ता है तो फिर वही मुआशरा, वो मदीना जो बराह रास्त ट्रेड रूट के ऊपर मौजूद नहीं है। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हम देखते हैं कि सारी तिजारत जो है वो अरबों से होती हुई, यानी अरबों के शाम यमन से होता हुआ एक सिलसिला है जो मक्के से होता है, जाता है उकास की तरफ और ताइफ की तरफ। मदीना उस तरह मेन स्ट्रीम में मौजूद नहीं है, लेकिन डॉक्टर ल्यूरेंस जेसलर जैसा आदमी ये कहने पर मजबूर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुआख़ात के नतीजे में वो जो एक कॉम्बिनेशन बना सलाहियत का और वसाइल का, यानी दूसरे लफ्जों में ज़ाहिरी तौर पर गरीब और ज़ाहिरी तौर पर अमीर को जब एक सफ में खड़ा कर दिया गया, तो उससे एक फ़ायदा ये हुआ कि लगभग 2.25 साल के मुख्तसर तरीन अरसे के अंदर वो जो टोटल ट्रेड रूट था उसके ऊपर जितनी तिजारत हो रही थी उसका तकरीबन 28% जो है वो मदीने की तरफ शिफ्ट हो जाता है। और उसका सबब क्या है कि वो उनके अंदर वो जो तबकाती एक तफावत पाई जाती थी, जो एक वो जो छोटे बड़े का फ़र्क था माली इतबार से, यानी उसको ख़त्म करके खालिसतन इंसानों को इंसानी सलाहियत की बुनियाद पर उनकी तकसीम की गई और उनका एहतराम किया गया। अच्छा, इससे पहले भी कई मुआशरों के अंदर ये कोशिश हुई और हम ये देखते हैं, लेकिन वहाँ मामला ये होता कि जो दौलत है उसके हुसूल या साहिब सरवत आदमी जो अमीर आदमी है उसे यानी बहुत अच्छे और मिसाली मुआशरों के अंदर जो है वो एक नेगेटिव
पॉइंट के तौर पर लिया जाता था। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ गुरबा के लिए निस्बतन गैर महरूम जो तबका था उनकी हौसला अफजाई फरमाई, वहीं पर जो साहिब सरवत आदमी है उसकी कदर मंजिलत को भी बहाल रखा। यानी मुआशरे के अंदर एक ऐसा खूबसूरत तवाज़न, एक ऐसी अमली मसावात की शक्ल हमें हमारे सामने आती है कि जिसमें दोनों तरफ के जो लोग हैं उनके दरमियान फासला कम होता है। और नफ्सियाती तौर पर ये जो बर्तरी का एक एहसास है और नफ्सियाती तौर पर एहसास से कमतरी है, इन दोनों से दोनों तबकात को निकाल कर निस्बतन एक सफ में खड़ा किया जाता है और फिर उसका नतीजा जैसे मैंने आपको बताया कि एक हकीकी खुशहाली का सफ़र जो है उस माशरे के अंदर शुरू होता है। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ लगी है, मुझे पॉइंट लग गया कि इसमें जिम्मेदारी उनकी बनी है जो साहिब इक़्तिदार में, जो गवर्नमेंट में है या जो उस पावर जो रखते हैं, उनका ये है कि वो दोनों तबकों को मिलाकर जो है ना वो आगे लेकर चलने की कोशिश करें। तो डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब, आपके पास तो हर तबके के लोग आते हैं, काउंसलिंग भी आप करते हैं, आप उनसे मिलते भी हैं, मेल मुलाकातें भी होती हैं। तो ये जो हमारे माशरे में क्या लगता है आपको, ये जो गैर मुनसिफाना तकसीम है, इसके किस तरह के असरात हमारे जो है ना माशरे के ऊपर पड़ रहे हैं? पहले तो ये देखें कि गैर मुनसिफाना है भी कि नहीं। अच्छा हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आपके पहले सवाल से मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि ये फ़र्क जो है, ये निज़ाम का जो फ़र्क है, मसलन सरमायादाराना जमहूरियत, हाँ। इसमें गरीब से पैसे टैक्सेस लेके अमीर को पाला जाता है, अशराफिया के अखराजात पूरे किए जाते हैं और इदारों की जो भी यशियाँ पूरी की जाती है, गरीब से पैसे लेके अमीर को पाला जाता है। जबकि जो इस्लामी निज़ाम है उसमें अमीर से पैसे ज़कात की मद में, उशर की मद में, चैरिटी की मद में लेके गरीब को पाला जाता है। एक ये निज़ाम का फ़र्क है। तो जब आपने सरमायादाराना जमहूरियत में जीना है तो फिर ये जमहूरियत का हुस्न जिसे कहते हैं ना, इस हुस्न को बर्दाश्त भी करना होगा। दिस इज़ नंबर वन। दूसरी बात जो आप कह रही हैं गैर मुनसिफाना तकसीम, ये कभी भी गैर मुनसिफाना किसी भी दौर में नहीं रही। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, मैं उसी दौर से स्टार्ट करूँगा जहाँ डॉक्टर साहब ने छोड़ा था। सैयदना रसूल करीम के दौर में अब्दुर्रहमान बिन औफ, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम जैसे लोग भी मौजूद थे और अब्दुल्ला इब्न मक्तूम, सैयदना बिलाल हबशी, आले यासिर, ये तमाम के तमाम लोग भी मौजूद थे। एक तरफ सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ की दौलत का ये आलम कि मदीना में कहत पड़ता है तो बसरा से वो गल्ला मंगवाते हैं ऊँटों पे। अच्छा। पहला ऊँट जब मदीना में ऑफलोड होता है तो आखिरी बसरा में ऑनलोड हो रहा होता है। अच्छा। तो ये रिज़्क़ की फरावानी ऐसे थी। सैयदना रसूल करीम से मनसूब रवायत में आता है कि रिज़्क़ के 10 में से 9 हिस्से तिजारत में है। ठीक है। अच्छा, अब अगर ये हम तक सही रवायात के साथ पहुंची है तो आप देखिए कि हमारे यहाँ 90% लोग जॉब करना चाहते हैं। हाँ। अब इस हदीस के मुताबिक 10% रिज़्क़ 90% लोगों में तकसीम होगा। हाँ। और 90% रिज़्क़ 10% में तकसीम होगा। अब आपकी चॉइस क्या है? ठीक है। अब इस चॉइस को समझने के लिए 1-2 मिनट की कहानी सुनाता हूँ आपको कि एक आदमी माली हालात में ज़रा मुश्किलात का शिकार था। उसने एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट से रब्ता किया। अच्छा। उसकी फ़ी पे की। अच्छा। कि पूछो कि भी हालात कैसे बेहतर होंगे। जब वहाँ पहुँचा, दरवाज़ा खोला, उसका ख्याल था अंदर एक सेक्रेटरी बैठी होगी जो ले जाके उसके पास ले जाएगी। लेकिन अंदर पहुँचा, अंदर फिर 2 दरवाजे, एक पर लिखा हुआ अपना काम करने वाले और एक पर लिखा हुआ जॉब करने वाले। वो जॉब करता था, उसने जॉब वाला दरवाज़ा खोला, अंदर गया तो फिर 2 दरवाजे, एक पर लिखा हुआ मोर देन अ मिलियन कमाने वाले, एक पर लिखा हुआ था लेस देन अ मिलियन कमाने वाले। वो 10 लाख से कम कमाता था, उसने वो दरवाज़ा खोला, आगे फिर 2 दरवाजे। एक पर लिखा हुआ कि महीने का कम से कम 3 लाख रुपया बचाने वाले और एक पर लिखा हुआ था ना बचाने वाले। वो नहीं बचाता था 3 लाख, उसने वो दरवाज़ा खोला, अगला दरवाज़ा खोला, उस पर लिखा हुआ था कम से कम 10,000 महीने का कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने वाले और एक पर लिखा हुआ था नहीं इन्वेस्ट करने वाले। वो इन्वेस्ट नहीं करता था, उसने वो दरवाज़ा खोला तो वो दोबारा सड़क पर था। मॉरल ऑफ द स्टोरी, अगर आप वही दरवाजे खोलेंगे तो सड़क से सफर होने वाला शुरू होने वाला सफर सड़क पर खत्म होगा। मुख्तलिफ जिंदगी चाहते हैं तो मुख्तलिफ दरवाजे खोलना शुरू करें। बचत में इजाफा करें, इन्वेस्टमेंट में इजाफा करें, अर्निंग में इजाफा करें और अपने काम की तरफ आए। सैयदना रसूल करीम भी अपने काम की तरगीब देते थे। तब ये फर्क जो है जिसे आप कहती हैं ये आपके कंट्रोल में आएगा। वरना किस्मत को रोते रहें, इदारों को रोते रहें, हुकूमत को बुरा कहते रहें, मुआशरे को बुरा कहते रहें, दरवाजा आपने गलत खोला है। अच्छा, मतलब आपके अंदर वो सलाहियत होनी चाहिए कि कोई भी करने के हवाले से, किसी भी चीज के हवाले से, तो हमें कारोबार की तरफ जाना चाहिए, ना कारोबार हो, नौकरी की हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो। आप शाम का टाइम कैसे इस्तेमाल करते हैं? कहा जाता है कि जॉब करनी पड़ती है ना आपको, कहते हैं 9 to 5 जॉब जो है ये आपके ब्रेड एंड बटर के लिए है। हाँ जी। उसके बाद 6 to 9 PM का जो टाइम है ये अपनी एम्पायर बनाने के लिए है कि वो जॉब करके घर का खर्चा पूरा करें, फिर शाम के 3 घंटे उस काम पर लगाएं जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम दे। अच्छा। ताकि आप मजे की जिंदगी जी सकें। लेकिन आप आगे बिस्तर पर लेट जाते हैं कि मैं थक गया हूँ, काम बहुत कर लिया है। हाँ, तो फिर यही जिंदगी जिएंगे आप। तो ये फिर कभी भी तकसीम खत्म नहीं हो सकती है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा था, ये कभी नहीं हो सकता, कभी भी खत्म नहीं होगा। हाँ, अमीरों को एहसास दिलाया जाए
कि तुम्हारे पास जो पैसे हैं इसमें उन लोगों का हक है जो तुम्हारे आसपास भी मौजूद हैं। ये पहली बात है। गरीबों को एहसास दिलाया जाए कि दिस इज योर चॉइस। अच्छा दिस इज योर चॉइस। अच्छा, आप अपने ऊपर कितना देखें। रॉबर्ट कियोसाकी एक बड़ा जबरदस्त ट्रेनर है, वो एक किताब में कहता है अमीर और गरीब का फर्क, जो फ्यूचर में अमीर और गरीब होंगे। कहता है जॉब का इंटरव्यू होता है, एक आदमी जाके पूछता है मुझे कितने पैसे मिलेंगे, सही, छुट्टियां कितनी होंगी, मेडिकल अलाउंस कितना होगा, इंक्रीमेंट कब मिला करेगी, वो ये सवाल पूछता है। और दूसरा आदमी जाके पूछता है मुझे यहाँ पे सीखने को क्या मिलेगा। तो जो अपनी वैल्यू को बढ़ाता है ना वो, सोसाइटी उसकी वैल्यू को बढ़ाती है। इसलिए एक सेंटेंस भी यूज किया जाता है ना कि अगर आप गरीब पैदा होते हैं तो ये आपका नसीब है, लेकिन आप मरते गरीब है ना तो ये आपकी चॉइस है। दिस इज योर चॉइस। हमारे साथ डॉक्टर पीर तारिक शरीफजादा साहब मौजूद है, डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब मौजूद है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप दोनों यहाँ पर आए और इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हमारे साथ डिस्कशन किए। यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ सेहत के हवाले से बात कर लेते हैं और सेहत से मुतल्लिक आज हमने जॉइंटिस के हवाले से बात करनी है, जिसको हेपेटाइटिस भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी भी कह लें कि शरह बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और लोगों को पता ही नहीं चलता है कि कब उन्हें हेपेटाइटिस हो गया है और उनकी जो सेहत है वो बिगड़ती जा रही है। तो आज हम इसके मुतल्लिक बात करेंगे कि अगर आपको हो जाता है जॉइंटिस तो उसमें आपने किस तरह की डाइट लेनी है, किस तरह इसको प्रिवेंट किया जा सकता है और बच्चा किस तरह इससे जा सकता है। तो इस पर बात करने के लिए डॉक्टर अमारा अतर हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, जो कि क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन है। हमारा आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। हमारा जॉइंटिस के वाले से हमने बात करनी है हेपेटाइटिस। तो मुझे बताइए कि हेपेटाइटिस एक तो होता क्या है, कितनी टाइप्स है इसकी? मुख्तलिफ टाइप्स अपने सुनी हुई हैं। जी। सो हेपेटाइटिस बेसिकली होता है लिवर की इन्फेक्शन। किसी भी वायरस की वजह से, हेपेटाइटिस के वायरस की वजह से जो लिवर की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उसको सूजन हो जाती है, उसको हेपेटाइटिस कहते हैं। एक होती है जी क्रॉनिक और एक होती है एक्यूट। जैसे हेपेटाइटिस ए एंड ई है, ये एक्यूट है। एक्यूट बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग नहीं होती, लेकिन अगर ये 6 महीने से ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो जाए तो ये क्रॉनिक हेपेटाइटिस बन जाती है। क्रॉनिक हेपेटाइटिस बेसिकली साइलेंटली प्रिवेल करती है। 5 से 10 साल तो आपको पता ही नहीं लगता कि आपको हेपेटाइटिस है जी। इफ़ यूर लकी मे बी 15 to 20 years। एंड देन जब आपको उसके बाद पता लगता है कि आपको हेपेटाइटिस है तो वो आपको इतने वर्स्ट केस सिनेरियो होता है कि आपका जो लिवर है वो इतना अफेक्ट हो चुका होता है कि आप लिवर सिरोसिस की तरफ जा सकते हैं, लिवर फेलियर, लिवर कैंसर इस तरफ को जा सकता है। तो ज़रूरी है कि जब आपको पता लग गया कि आपको हेपेटाइटिस, तो एनुअली आप स्क्रीनिंग करवाएं कि आपको जो है तो नहीं ये हेपेटाइटिस बी और सी है तो नहीं, स्पेशली ये क्योंकि इसका नहीं पता लगता। लेकिन इसके कोई साइंस एंड सिम्टम्स भी नहीं आते हैं? हेपेटाइटिस ए में तो पता लग जाता है, आपको जॉइंटिस हो जाता है, आपको फौरन से आपको लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाती है, उसकी वजह से वेट लॉस, पेलनेस आ जाती है, आपका यूरिन और स्टूल के कलर्स चेंज हो जाते हैं। जो बी और सी है वो नहीं, वो अनडिटेक्टेड रहता है जब तक वो वर्स उसमें सिम्टम्स आ जाते हैं। एकदम से आपको खून की उल्टी आती है, वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है और ये सब। तो इस तरह से आपको जो है आसान अल्फाज में जिस तरह पीला ईयर कान कहा जाता है और काला ईयर कान कहा जाता है, और काला ईयर कान कहा जाता है बी और सी को, जो कि बहुत ज़्यादा वो क्रॉनिक हो जाता है, और ए और ई है कि पीला ईयर कान है जो कि एक्यूट होता है और उसको अगर फौरी तौर पर प्रिवेंट कर लिया जाए और उसकी ट्रीटमेंट करा ली जाए तो उससे आप बच सकते हैं। अब मुझे बताएं कि अगर हो गया है जी, तो ए और ई की सबसे पहले बात कर लेते हैं। अगर आपको हो गया है जिसको एक्यूट कहते हैं, तो उसमें हमें किस तरह की डाइट लेनी चाहिए? बिकॉज आपकी एपेटाइट खत्म हो जाती है, आपका बहुत बुरा हाल होता है, वेट बहुत ही रैपिडली लूज हो रहा होता है आपका, तो उसमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए? अच्छा, फर्स्टली तो देखते हैं ए और ई होता क्यों है। ये फूड कंटामिनेशन की वजह से होता है, अनहाइजीनिक कंडीशंस की वजह से होता है, ठीक है। अब इसमें यही है कि आपको जो एक तो आप डाइट लेते हैं, अगर आपको जॉइंटिस हो गया जैसे, आपको सॉफ्ट डाइट लेनी है उसमें, ठीक है। आपकी एनर्जी बहुत एकदम से लूज हो सकती है, लूज हो जाती है। आप कार्ब्स लें, ब्रेड लें, उसमें व्हीट, होल व्हीट लें, ओट्स लें। आप अपनी हाइड्रेशन ठीक करें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा लें, ड्रिंक्स लें, शुगर केन जूस, गन्ने का जूस इसमें बहुत पिया जाता है। प्रोटीन ले रहे हैं तो लीन लें ताकि आपकी एनर्जी वगैरह सब वापस आए। आपका जो लिवर, पानी ज़्यादा से ज़्यादा, फ्लूइड्स लें और भी, क्योंकि डिटॉक्सिफिकेशन करनी होती है लिवर ने बॉडी की। तो जितने फ्लूइड्स लेंगे उतना आपका टॉक्सिन्स जो है वो फ्लश आउट होंगी बॉडी से।
उसके अलावा यही है कि एनर्जी वगैरह अपनी बहाल करने के लिए आप ब्रेड लें, ओट मील लें। खाने में अगर फिश ले रहे हैं आप तो उसको देखें रॉ ना हो, प्रॉपरली कुकड हो। अच्छा। आप उसको स्टीम करें या बेक करें जी। मतलब ये हम लोग ये गोश्त वगैरह ये खा सकते हैं अगर लीन मीट, आप लीन मीट खा सकते हैं। ये है कि जी गोश्त नहीं खाना, ये हैवी हो जाएगा जिगर वो पे, हैवी नहीं खाने देते आप हैं। वो चर्बी ना खाएं उसकी, आप लीन प्रोटीन्स लें। आप फिश भी ले सकते हैं, बहुत अच्छी होती है ये अच्छा, यरकान में और हेपेटाइटिस में जनरली। और आप प्रोटीन ले सकते हैं, आप एग्स लें, आप लेंटिल्स लें, लेग्यूम्स लें। प्रोटीन के और भी बहुत सारे सोर्सेज होते हैं। एंड मीट भी इज कम्प्लीटली अलाउड। ऐसा नहीं है कि मीट अलाउड नहीं है। मीट अलाउड नहीं है, लेकिन ऐसी कौन सी चीजें जो बिल्कुल ही नहीं खानी है? शुगरी ड्रिंक्स जैसे होती हैं या सॉल्टी ड्रिंक्स होती हैं, ये जी इसकी ये बिल्कुल नहीं लेनी होती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं जैसे पास्ता वगैरह हो गया, ये जो चीज़ें जो हैवी होती हैं बॉडी पे, या जंक फूड हो गया, फास्ट फूड हो गया, गंदे तेल में बनी हुई चीज़ें, या इनफैक्ट ये जो रोड साइड आपको फ्रूट्स वगैरह मिल रहे होते हैं, उनकी हाइजीन कंडीशंस ऑब्वियसली आपको नहीं पता उन्होंने कौन सा नाइफ किस तरह से यूज़ किया, वो वॉश किस तरह से हुए हैं। स्पेशली वेजिटेबल्स, बिकॉज वेजिटेबल्स कुक नहीं होते, उनको जो है या तो एज इट इज़ वॉश करके देते हैं। तो प्रॉपरली कुक्ड फूड होना चाहिए। अगर फूड कुक नहीं है तो यू शुड बी वेरी कॉशियस कि आप क्या ले रहे हैं क्या नहीं ले रहे हैं जी। अच्छा, लेकिन क्या घर में भी उन्हें ये फ्रूट्स वेजिटेबल्स कच्ची वगैरह ये नहीं खानी चाहिए? अच्छे तरीके से उसको वो वॉश करके और पका के खाना चाहिए? जी, घर में आप ले सकते हैं। आप सैलेड भी लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, बिकॉज वो आपके सामने, आपको पता है आपने उसको वॉश किया सही से, आपको उनकी हाइजीन कंडीशंस घर की अच्छी हैं। लेकिन बाहर का जो है वो आपको जितना आप अवॉइड कर सकते हैं वो आप अवॉइड करें। बाकी ये स्मोकिंग, इवन पैसिव स्मोकिंग भी, ये क्योंकि ये लिवर पे आपके बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। अल्कोहल, शुगरी ड्रिंक्स, ये सब आपको अवॉइड करनी चाहिए। अवॉइड करनी चाहिए अगर आप फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स, कलरफुल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा लेने चाहिए आपको। हाँ जी, ये आपकी बॉडी के टॉक्सिसिटी को रिमूव और आज के मौसम में अगर किसी को हो जाता है तो उसमें फिर क्या खाना चाहिए उन्हें? आज के मौसम में तो आपको पता है गर्म ग़िज़ाएं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, सूप्स वगैरह का इस्तेमाल किया जा रहा होता है, बाकी ऐसी डाइट की जा रही होती है जिनकी तासीर गर्म होती है। तो क्या ये खाना चाहिए जो ऑलरेडी गर्म ग़िज़ा हो? आप ले सकते हैं ये आप उनको जूसेस दें, जैसे मौसमी का जूस, माल्टे का जूस आजकल बहुत है, ये दें आप उनको, क्योंकि विटामिन सी आपको पता है आपके इम्यून सिस्टम को भी बहुत बूस्ट करती है। इसके अलावा जो है आप सूप्स वगैरह उनको दें, बिकॉज जी ये आप दे सकते हैं। ये वाली चीज़ें तो मना कर दी जाती है क्योंकि वो कहते हैं ऑलरेडी आपके मैदे में इतनी ज़्यादा कह ले कि गर्मी हुई होती है जिसकी वजह से आपको ये हेपेटाइटिस हो जाता है, तो आप गर्म ग़िज़ाओं से वो ही करें और वो वाली चीज़ें खाएं जिनसे आपको ठंडक हो। सॉफ्ट डाइट लें, सॉफ्ट एंड क्लीन डाइट लें, ये गर्म ठंडा कुछ नहीं होता। सॉफ्ट डाइट लें और जो आपको जो है आप लीन मीट लें, प्रोटीन जो आपको इजीली डाइजेस्ट हो जाए, आपको बॉडी को बहुत ज्यादा वर्क ना करे उसको हजम करने में, तो ये आप कुछ भी आप ले सकते हैं। घर में जो ये जो स्टेपल फूड है हमारा, रोटी और चावल, ये भी खा सकते हैं। आप खा सकते हैं। आप उसकी क्वांटिटी बैलेंस डाइट होनी चाहिए, एक अच्छी बैलेंस डाइट, उसमें आपका प्रोटीन भी होना चाहिए, आपका फाइबर भी होना चाहिए, आपका हाइड्रेशन स्टेटस बहुत अच्छा होना चाहिए, फ्रूट्स वेजिटेबल्स एवरीथिंग, क्लीन ईटिंग होनी चाहिए, बस बैलेंस डाइट के साथ। और ये जो हमारा फिर क्रॉनिक आ जाता है हेपेटाइटिस, उसमें फिर आपने क्या खाना है क्या नहीं खाना है? उसमें तो जी जो क्रॉनिक है वो तो बिकॉज वो लिवर सिरोसिस की तरफ जा रहा होता है, वो उसमें आपको खुदा न खासा लिवर कैंसर भी हो सकता है, आपका लिवर फेलियर भी हो सकता है। आपको उसमें यही है कि आप अपनी जो है ना अपना सेडेंट्री लाइफस्टाइल जो है ना उसको आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, उसको अच्छा मेंटेन करें। एक बॉडी का एक होता है सर्केडियन रिदम होता है, लाइक अगर आपने 10 to 12 आवर्स का एक गैप विंडो होता है जिसमें आपको जो है ना अपना अगर आप 7 AM पे अपना ब्रेकफास्ट ले रहे हैं तो आप 7 PM पे अपना डिनर ले लें। अच्छा। ये जो सर्केडियन रिदम होता है ये एक 24 आवर बॉडी को चला रहा होता है, लाइट एंड डार्क के हिसाब से, नाइट एंड डे के हिसाब से। उसमें बॉडी बहुत इंटेलिजेंट होती है, इससे अपने काम डिवाइड किए होते हैं कि इस टाइम पे लिवर का फंक्शन मैक्सिमम पे होगा, इस टाइम पे स्टमक का फंक्शन मैक्सिमम पे होगा। तो आपको अपना लाइफस्टाइल, अगर आपको क्रॉनिक हो गया है खुदा ना खास्ता, तो आपका यही है कि आप अपना पूरा लाइफस्टाइल, अपनी ईटिंग हैबिट्स, क्लीन ईटिंग पे आ जाएं, बिल्कुल अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, सुबह जल्दी उठें, रात को जल्दी सोएं। फिर अगर आप 7 PM 8 PM तक आप अपना डिनर कर लेते हैं तो 10-11 बजे तक बॉडी इस काबिल हो जाती है कि लिवर अपना मैक्सिमम फंक्शन कर सके। अगर लिवर को वो टाइम नहीं मिलेगा, एंड दैट टू
अगर आप सो जाते हैं जल्दी 10-11 बजे अगर आप सो जाते हैं तब लिवर को टाइम मिलता है कि वो अपना प्रोसेस शुरू करे। अगर आप नहीं सोएंगे जल्दी तो लिवर ने जो टॉक्सिसिटी 4 घंटों में ख़त्म करनी थी बॉडी से, उसको 1 घंटा मिलेगा, वो कैसे प्रॉपर फंक्शनिंग करेगा अपनी बॉडी की। तो ये है। इसके अलावा एक्सरसाइज करें, ठीक है, अपनी जितनी बैड हैबिट्स हैं, अल्कोहल, स्मोकिंग वगैरह, इन सब से, शुगरी ड्रिंक्स वगैरह, इन सबको निकालें अपनी लाइफ से। इसी तरह से जो है ये लिवर अगर आपको क्रॉनिक हो गया है तो वो आपका जो है वो बेहतर हो सकता है। इट इज़ प्रिवेंटेबल, इट इज़ ट्रीटेबल, लेकिन ये बहुत लॉन्ग टर्म होता है। फिर ये इसमें आपकी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन चाहिए कि आपको अपना पूरा लाइफस्टाइल चेंज करना है फिर। जी। लेकिन ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं, अगर डायग्नोज भी हो गया है हमें कि बी और सी है आपको हेपेटाइटिस, तो ऐसी कौन सी इसमें हैबिट्स हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं उनके ऊपर जाना चाहिए? वो चाहे डाइटरी हो सकती हैं, वो फूड के रिलेटेड हो सकती हैं, वो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। सो लाइक ये जो क्रॉनिक डिजीज होता है ये डाइट की वजह से फिर होता नहीं है, ये निकल जाती है बात, या आपके ब्लड कोई गंदा आपको खून लग जाए, ठीक है, आप डेंटिस्ट पे गए और उसके जो इंस्ट्रूमेंट्स थे वो क्लीन नहीं थे, या ऑपरेशनल इंस्ट्रूमेंट सर्जरी के लिए आप गए, या आपको ब्लड लगना था और वो आपको ख़राब ब्लड लग गया है, या आप सैलॉन्स वगैरह पे जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे उनका चीज़ें साफ़ नहीं थी। मेन के लिए भी इवन उनका रेजर वगैरह वो आपको ख़राब गंदा इन्फेक्टेड ब्लेड लग गए, तो आपको चाहिए अपनी हाइजीन कंडीशंस को बहुत अच्छा करें, अपनी एक एनुअल स्क्रीनिंग कराएं, क्योंकि ये मैंने आपको बताया ये पता नहीं लगता है कि ये आपको हो गया है, तो आपको एनुअल स्क्रीनिंग में आपको आ जाएगा अपना। और अगर यही है कि एक तो अपनी डाइट को तो आपने अच्छा करना ही करना है, साथ अच्छी जगह पे जाएं, प्रेफर करें कि बजाय कि आपने देखा होगा कि रोड साइड भी अब बार्बर्स बैठे हुए हैं या दांत निकाल रहे हैं लोग, तो ये सब अवॉइड करें। अच्छी जगहों पे, साफ़ सुथरी जगहों पे जाएं, अपने घर की भी सैनिटेशन का ख्याल रखें। अगर किसी ने किसी का गंदा टॉयलेट यूज़ कर लिया, किसी इन्फेक्टेड पर्सन का, पब्लिक टॉयलेट्स जितना कम यूज़ कर सकें, जितना कम इस्तेमाल कर सकें कम करें। इसके अलावा बाहर से जितना कम खा सके फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह वो कोशिश करें कि आप कम खाएं, स्पेशली वेजिटेबल्स, बिकॉज वो कुक नहीं हुए होते। अच्छा, बाहर से ये जो खा रहे होते हैं ठेलों से लेके, बिल्कुल भी नहीं, ये नहीं खाने चाहिए, ये बहुत अवॉइड करने चाहिए हमें। यू नेवर नो कि कब वो इन्फेक्टेड है, कब उनका जो है नाइफ वगैरह, वो आपको क्या पता उसने वो कहाँ पे धोए है, चाहे उसको वो इन्फेक्टेड बंदा है या नहीं है, लेकिन जहाँ से उसने वॉश किया, क्या पता वो जगह साफ ना हो। सो या तो ये क्रॉनिक जो हेपेटाइटिस है, इसमें हमारी जो डाइट का कितना कह लें कि इम्पैक्ट है, ये रोल है? क्या 50% है यहाँ पर आपको मेडिसिन और उसके थ्रू ही इसके साथ ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है, या डाइट को मॉडिफाई करके भी आप इसके कह लें कि साइंस एंड सिम्टम्स को कम कर सकते हैं? देखिए, जो आपको मेडिकेशन तो आपकी प्रॉपर स्टार्ट हो जाती है वंस आपका जो डायग्नोज हो गया हेपेटाइटिस बी और सी क्रॉनिक, अगर जी ठीक है, आप अपना लाइफस्टाइल और अपनी डाइट से उसको मैनेज ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली अगर आप शुगरी ड्रिंक्स, आप फास्ट फूड, जंक फूड अवॉइड करेंगे तो ऑब्वियसली जिस चीज़ ने, क्योंकि आपका लिवर सिरोसिस में क्या होता है, आपका लिवर सुकड़ जाता है बिल्कुल, ठीक है, तो इसकी इतना इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उसकी इतना ख़राबी हो जाती है, तो अगर आप उसको और आप उसको अगर जंक फूड दे देंगे तो वो और ओवरवर्क हो जाएगा, फिर जहाँ पे बंदे की लाइफ आगे 10 इयर्स की थी वो कम हो जाएगी, हाफ तो हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो आपने ये करना है कि आप तो ऐसी कौन सी डाइट्स हैं जो लिवर के लिए हमारी बेहतरीन है? उसमें कौन कौन से फूड आइटम्स यहाँ वो आ जाती हैं? क्लीन ईटिंग, ऑनेस्टली इट्स जस्ट क्लीन ईटिंग। आपने फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेने हैं, ये कलरफुल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेने हैं। आपकी क्योंकि एनर्जी इतनी लो हो जाती है, आपने अपने आप को कार्ब्स देने हैं। ब्रेड लें, आप बेशक होल व्हीट की ब्रेड लें, फाइबर ब्रेड लें, आप नहीं ये फ्लावर की ब्रेड ना लें, वाइट ब्रेड ना लें, वाइट ब्रेड ना लें। आप जो है इसके अलावा सीरियल्स लें, ओट मील लें, गंदम, जौ, ये सब इस्तेमाल करें। और अगर फ्राइड फूड आपको लेना है, ये प्रोसेस्ड फूड जो होता है जैसे नगेट्स हो गए, सॉसेजेस हो गए, इसको बंद कर दें। ये लिवर के लिए बहुत डेंजरस होते हैं अगर आपको क्रॉनिक हो गया है तो। ओके, तो ये जितने भी पैकेज्ड फूड है या बाहर के जितने भी जंक फूड है, इसको अवॉइड करें अगर आपको इस तरह का कोई प्रॉब्लम हो गया। अगर नहीं भी है तो मेरे ख्याल से इसको कम से कम कर दें, वो ज़्यादा आपके लिए हेल्दी हो जाता है। डॉक्टर हमारा अतर हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर हमारा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। हेपेटाइटिस में हम बात कर रहे थे और उसमें किस तरह की डाइट लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। अभी हम आगे बढ़ते हैं, अब कुछ महंगाई के हवाले से बात कर लेते हैं, क्योंकि महंगाई की लहर जो है ना बहुत ज़्यादा कह लें कि बढ़ती जा रही है। और आए रोज़ हम देखते हैं कि जनाब ख़ासतौर पर अशिया खुर्दनोश जो रोज़ाना की बुनियाद पर हम लोगों ने यूज़ करनी होती हैं घरों में, उनकी कीमतें जो है ना वो मुस्तहकम नहीं हो रही हैं, कभी उनमें इजाफा होता है और अगर कमी वाक़ होती है तो बहुत ही कम होती है। तो ब्रॉयलर के हवाले से, अंडे, सब्ज़ी
सब्जियां और उसके साथ साथ फल की कीमत भी जानेंगे और आज जो डीसी रेट लिस्ट के मुताबिक भी जानने की कोशिश करेंगे कि जनाब जो डीसी रेट पर हमें चीज़ें मिल रही होती हैं तो मार्केट में उनके बरक्स क्यों बिक रही होती हैं। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में अब्दुल कादिर मदनी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अब्दुल कादिर, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक हैं? बहुत शुक्रिया, हम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुल कादिर, मार्केट की क्या सूरत हाल है, ख़ास तौर पर इस हफ्ते की बात कर ली जाए महंगाई की, और रोज़ाना की बुनियाद पर हम वैसे बताते हैं कि जो सब्ज़ियाँ डीसी रेट के वो लोग तयन करते हैं वहाँ पे तो बड़ी सस्ती होती हैं जो डीसी रेट लिस्ट आती है हमारे पास। उसकी वजह यह है कि जो डिप्टी कमिश्नर की रेट लिस्ट होती है वो सिर्फ लाहौर से नहीं, पूरे पंजाब के जितने डिप्टी कमिश्नर्स हैं वो अपनी एक रेट लिस्ट जारी करते हैं कि उनके अजला में आज सब्जियां, फल और जो पोल्ट्री मसनूआत हैं वो किस भाव बिकेंगी और उनका मेयार क्या होगा। तो जो डिप्टी कमिश्नर की रेट लिस्ट होती है इसी तरह जो है वो तमाम जितने भी अजला हैं पूरे पाकिस्तान के जहाँ से ये डिप्टी कमिश्नर की रेट लिस्ट जारी होती है, इन सबको कंपाइल करके जो है वो जो इदारा शुमारियात है वो एक हफ्तावार महंगाई की रिपोर्ट जारी करता है कि आज कीमतों में ये उतार चढ़ा रहा हो। लेकिन जो ज़मीनी हक़ाइक़ है उनको बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया जाता है और सरकारी रेट लिस्ट पर ही तमाम जो है वो जो सरकार के लोग हैं, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर हो, असिस्टेंट कमिश्नर हो या वज़रा हों, हुकूमती नुमाइंदे हों, वो इसी पर जो है वो फोकस रखते हैं कि ये जो है वो कीमतें जो बताई जा रही हैं यही हैं मार्केट में। अच्छा। लेकिन मार्केट की जो कीमतें होती हैं या वो ख़रीदार जानता है, शहरी जानता है, या अपोजिशन वाले जानते हैं। जब अपोजिशन वाले हुकूमत में आते हैं उन्हें भी फिर वो सरकारी रेट लिस्ट जो है वो नज़र आती है। इस वक्त की सूरत हाल अगर रेट लिस्ट के मुताबिक देखी जाए तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। कीमतें काफ़ी जो हैं वो मुस्तहकम हुई हैं और मुस्तहकम भी हैं। हाँ। जैसे ब्रायलर की कीमत कम हुई है, अंडों की कीमतें जो है वो 350-340 से जो है वो अब 270 तक पहुंच चुकी हुई हैं। अच्छा। लेकिन ये तमाम जो है ये सिर्फ रेट लिस्ट तक आपको जो चीज़, जी बिल्कुल। और अगर आप अच्छा रेट लिस्ट पे चीज़ें कुछ जो हैं जैसे दालें वगैरह हैं वो रेट लिस्ट पे मिल भी रही होती हैं मार्केट में, लेकिन वो मार्केट में जो दालें मिल रही होती हैं वो सिर्फ एक डिप्टी कमिश्नर का काउंटर होता है, उसके ऊपर लिखा होता है डीसी काउंटर। हाँ। और उसी के रेट के मुताबिक जो है दाल, चना दाल, माश जो भी वहाँ पे अवेलेबल होगी वो मिलेगी। लेकिन वो जो है वो अल्लाह के फजलो करम से आपको वहाँ पे एक भी ख़रीदार नज़र नहीं आएगा कि जो ये कह रहा हो कि आधा किलो एक पाव मुझे जो है इसमें से दाल दे दें, क्योंकि मयारी नहीं होती ना, उसका म्यार जो है वो बिल्कुल, जो लोग जो वहाँ पे जाते हैं वो क्वालिटी ही चाहते हैं। मतलब कि उनका कहने का मकसद कि जैसे मिसाल के तौर पे अगर दाल चना जो है वो 350 रुपये फ़ी किलो डिप्टी कमिश्नर की रेट लिस्ट के मुताबिक जो है वो फ़रोख्त की जा रही है तो या मुकर्रर की जा रही है, तो ऑब्वियसली मैं 270 की ही ख़रीदूँगा। 20 रुपए में मैं जो है क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। एक हर आम शहरी जो है वो यही सोचता है कि यार 10-20 की क्या मतलब कि इसको करने की ज़रूरत है। इसमें थोड़ा सा शहरियों का भी एक कसूर होता है कि वो बिल्कुल जो है वो इसको नज़रअंदाज कर देते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि अब एक आम शहरी जो है वो जब प्याज की ख़रीदारी के लिए जाता है तो सबसे पहले वो ये कहे किसी भी सब्ज़ी फरोश को कि मुझे रेट लिस्ट पकड़ा दो और मुझे बताओ कि ये इस वहाँ से वो रेट दे के कहे कि मुझे टमाटर 2 किलो दे दो, 3 किलो जो है वो सब्ज़ी, कभी भी ऐसा नहीं होता। वो पहले सब्ज़ी उठाता है, उसको जांचता है, उसके बाद पूछता है वो पंजाबी, क्योंकि हमारा कल्चर कितने दी लाई है। और इंटरेस्टिंगली जो सबसे मतलब कि एक दिलचस्प बात यह है कि आज से अगर आप 6-7 साल पहले चले जाएँ तो तब टमाटर, प्याज और ये सब्जियां जो हैं वो दड़ी के हिसाब से बिकती थी। दड़ी कहते हैं 5 किलो को। अच्छा, ठीक है। प्याज जो है जी वो 200 रुपये दड़ी है। हाँ। इसी तरह टमाटर जो है वो फिर ये आ गया किलो पे। अच्छा। अब आप जाएंगे परचून बाज़ारों पे तो वाकयातन वहाँ पर जो स्लेट्स लिख के लगाई होती हैं, रेट लिस्ट नहीं, जो स्लेट उन्होंने अपनी लगाई होती है, हाँ, उसके ऊपर पाव की कीमत लिखी होती है। उनसे पूछा गया है कि भाई आपने ये पाव क्यों लगाया, कि जी वो जो गुजर रहा है ना उस वो देखे जी 30 रुपए,
वो रुक जाए, वो पूछे, उसको हम कह देंगे जी 30 रुपए पाव है। अब वो जब रुका है वो 2-3 सब्जियां और पूछेगा। ऑब्वियसली ये भी एक उनका मतलब क्या है, एडवर्टीजमेंट है ये भी एडवर्टीजमेंट के लिए, क्योंकि कम नर्क लगाने के लिए जो है वो सबसे कम अकाई को लिया जाएगा और वो पाव है। सही। मतलब कि आप जो है वो आप मार्केट में जाएंगे तो आपको शिमला मिर्च जो है वो पाव के हिसाब से नजर आएगी। अच्छा, मतलब पाव भी लोग लेके जाते होंगे? बिल्कुल लेके जाते हैं। और पाव शिमला मिर्च ले गए, पाव जो है वो आलू या आधा किलो आलू ले गए। अच्छा, अब पाव का भी जो है वो दौर ख़त्म हो चुका हुआ है। अब बड़ा जो है वो एक अजीब कहते हैं, नीचे आ गए। अब ये है कि जी प्याज कितने के किलो हैं। हाँ। अच्छा, होता भी है कि ख़वातीन जो परचून बाज़ारों में स्पेशली जो आती हैं ख़रीदारी के लिए, वो उन्होंने एक हंडिया का सामान लेना है रोज़ाना की बुनियाद पर। सही, ठीक वो है। अब चला गया कि हफ्ते के लिए जो है वो प्याज की खरीदारी कर लें, टमाटर की कुव्वत खरीद ही नहीं रही है लोगों की। वो उसने कहना है जी कि मुझे आधा किलो आलू दे दें, आधा किलो जो है वो गाजरें दे दें, एक पाव मटर दे दें। आलू गाजर मटर का उसने सालन का जो है वो इंग्रेडिएंट्स लेने। उसके बाद उसने कहना है जी मुझे 10 रुपए का प्याज दे दें, 10 रुपए का टमाटर दे दें, 20 रुपए का अदरक दे दें, 20 रुपए का लहसुन दे दें। अब वो इतना थोड़ा थोड़ा होगा कि वो जो मसाला है वो होता भी थोड़ा ही डलता है हंडिया में। और इस जो है वो अब अंदाज से ख़रीदारी की जा रही है। अब वो दौर चला गया हुआ है कि जी आप एक हफ्ते की जो है वो मुकम्मल ख़रीदारी मंडियों से स्पेशल जाके करें। मंडियों में पहले फिर भी जो है वो एक आम सारिफ नज़र आ जाता था, अब कम नज़र आता है। महंगाई इतनी है ना, क्या करें, लोगों की कुव्वतें खरीद ही नहीं रही है। रोज़ाना सरकारी रिलीज जारी होती है और रोज़ाना उसमें कीमतों का तयन भी होता है, लेकिन उन कीमतों का तयन परचून बाज़ारों पर जो है वहाँ पे कोई जो है अमल दरामद नहीं हो रहा है। जिस तरह ब्रायलर की बात की है, तो ब्रायलर की कीमतें जो हैं वो आज तो है कम हुई है, 11 रुपए कम करके 584 रुपए फ़ी किलो सरकारी रेलिस में। अच्छा, लेकिन मार्केट में अब भी साफ़ी ब्रायलर जो है वो 650 से 660-80 रुपए तक फ़रोख्त किया जा रहा है। और इस हवाले से जो दुकानदार है उसका अच्छा मौक़िफ़ सबके अगर जब आप सुनेंगे, उनको कंपाइल करेंगे, तो आपको ये फ़ैसला करना मुश्किल हो जाएगा कि यार ये जो ख़राबी है वो कहाँ पे है। दुकानदार ये कहता है कि जो सरकारी रेलिस सप्लाई किया जाता है शहर को, जिंदा ब्रायलर जो फार्म से यहाँ तक आता है, सही, उसकी भी कीमत का तयन किया जाता है। अच्छा, वो अगर मिसाल के तौर पे 393 कल था, आज जो है वो 386 रुपए फ़ी किलो है। अगर वो 386 रुपए फ़ी किलो में मुझे मिलेगा तो मैं सरकारी रेलिस के मुताबिक कीमत उसकी वसूल करूँगा। ठीक है। लेकिन अगर मुझे वो महंगा मिलेगा तो फिर वो उसी तरह जो है वो मुझे कीमतें बढ़ाना पड़ेंगी। और मुझे अगर आज 15 रुपये या 20 रुपये महंगा मिल रहा है तो मैं अब जो 584 है उसमें 15-20 रुपये का इजाफा नहीं करूँगा, मैं साफ़ी ब्रायलर बेचूंगा, क्योंकि साफ़ी ब्रायलर जो है वो सरकारी रेलिस में कीमत मुकर्रर नहीं होती, जिसमें कलेजी, पोटा, गर्दन वगैरह शामिल नहीं होती। वही हम बात रोज़ाना की बुनियाद पर करते हैं कि अगर आपकी जो अमल दरामद वाला मामला बेहतर हो जाए ना, तो ये सारे प्रॉब्लम जो है ना ये अच्छे तरीके से कटेल हो सकते हैं। तो महंगाई के हवाले से हम बात कर रहे थे, अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद थे। अब्दुल कादिर, आपका बेहद शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए, महंगाई के मुतालिक बात की। अब ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं पुलिस के हवाले से, पुलिस की कारकर्दगी के हवाले से। और हमारे तक ये ख़बरें पहुंची हैं कि जनाब पुलिस में चंद अनासर गैर कानूनी सरगर्मियों में भी मुलव्वस हैं। इससे पहले भी बहुत सारी ऐसी ख़बरें पहुंचती रहती हैं सोशल मीडिया पर भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी, उस पर भी हम डिस्कशन करते रहते हैं। लेकिन आजकल जो ख़ास तौर पर ज़्यादातर ख़बरें आ रही हैं कि पुलिस वाले ही मंशियात फ़रोशी करने के लिए हमें नज़र आ रहे हैं, मुख्तलिफ तरीक़ाकार अपनाए जा रहे हैं। इससे पहले भी एक पुलिस वाला था और हाई रैंक में था जिसने ये मंशियात फ़रोशी की और उसके बाद उसको ढूंढा जा रहा था। उसके ऊपर भी अपडेट ले लेंगे। एक नया केस सामने आया कि जनाब लाहौर के इलाके हडियारा में पुलिस कांस्टेबल है जो कि ड्रोन के ज़रिए मंशियात की सप्लाई में मुलव्वस निकला और मंशियात को बॉर्डर के दूसरी तरफ सप्लाई करने के माजी में भी बहुत सारे वाक़यात रूनुमा हुए हैं। उस पर बात करेंगे कि ये कांस्टेबल पकड़ा गया है, नहीं पकड़ा गया, क्या कार्रवाई होगी और किस तरह इसको पकड़ा जाएगा।
क्योंकि शहर में जदीद तर्ज पर पुलिस स्टेशंस के क़याम का भी उनको भी अमल में लाया जा रहा है। तो क्या सिर्फ पुलिस स्टेशंस की तज़ीन और आइश की जाएगी, उन्हीं को चेंज किया जाएगा, या पुलिस के रवैयों को भी चेंज किया जाएगा? तो इस पर बात कर लेते हैं। मुजाहिद शेख साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है। मुजाहिद साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। जागो लाहौर में कैसे हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक। मुजाहिद साहब, बड़े अलग अलग अनोखे तरीक़ा वारदात जो है ना हमारे सामने आ रहे हैं पुलिस की जानिब से। ख़ास तौर पर मुनशियात में भी पुलिस अब मुलव्वस होगी। पहले तो वाक़यात हमारे सामने आते, तब तो अकेले के दिन ब दिन या के बाद दीगरे एक नया वाक़या सामने आता है कि पुलिस मनशियात में मुलव्वस है। अब बिल्कुल ये इल्ज़ाम किसी हद तक ठीक भी है। अच्छा। लेकिन डर लगता है ये बात कहते हुए। लेकिन फिर भी जिस तरह से आपने जिक्र किया कि माजी में भी कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं जिसमें मंशियात के सहूलतकार होने के इल्ज़ाम में मुतअद्दिद पुलिस अफसरान के ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज भी हुए हैं। फिर उसके बाद बहुत सारी ऐसे भी इल्ज़ामात हुए जिसमें अदालतों से ये लोग बरी भी होते रहे या इल्ज़ाम जो है वो साबित ना होता रहा। पिछले दिनों कुछ अर्सा पहले, कुछ 1 बरस पहले की बात है कि अब जो ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट है उसका एक स्पेशल स्क्वाड, स्पेशल यूनिट बनाया गया है मंशियात फरोशों को गिरफ्त में लाने के लिए। उसी के वो इंचार्ज थे जो थे इंस्पेक्टर, लेकिन DSP के ओहदे पे काम कर रहे थे। उनका नाम था मज़हर इकबाल। सही। उनके ख़िलाफ़ ना सिर्फ लाहौर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया बल्कि ANF की जानिब से भी मुकदमा दर्ज। जी बिल्कुल, एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने जो है वो भी मुकदमा दर्ज किया। उनको गिरफ्तार करने के लिए छापे भी मारे और ये 1 बरस का प्रोसेस रहा। वो बैरून मुल्क रहे, फिर उन्होंने अदालतों से ज़मानतें करवा ली। अच्छा। चंद रोज़ पहले हाई कोर्ट से उनकी ज़मानत, अबूरी ज़मानत जो थी वो खारिज हो गई। ओके। और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया। अब ये FIR होना और FIR होने के बाद किसी का गिरफ्तार होना, ये यकीनन इस बात की ज़मानत ही समझा जाता है कि जब किसी के ख़िलाफ़ FIR दर्ज हो गई है तो अब वो सच्ची है या झूठी है, इसका फ़ैसला इन्वेस्टिगेशन और अदालत के फ़ैसले करेंगे। फिर हम उसके बाद कह सकते हैं। लेकिन इब्तदाई तौर पे जो इनिशियल इंफॉर्मेशन, जिसको FIR को फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहा जाता है, उसके मुताबिक जो लोग मुलव्विस पाए जाते हैं उनमें हाल ही में मज़हर इकबाल जो हैं DSP के ओहदे पे काम कर रहे थे, इंस्पेक्टर हैं, वो गिरफ़्तार कर लिए गए हैं। ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट के अहम विंग जो लाहौर पुलिस का है उसमें ये अहम ओहदे पे फाइज थे। सही। अब बाद में अगर कोई मुझे ये कहे कि मैं साबित करूं कि मैं ये इल्ज़ाम सही लगा रहा हूं तो वो तो मेरे पास सबूत नहीं है। लेकिन मुकदमा दर्ज हुआ, गिरफ्तार भी हुए। सही। आने वाले वक्त में अगर उन्हें अदालतें उनको बेगुनाह कर देती है तो ये अदालत का काम है। लेकिन मैं एडवांस लेकिन मुजाहिद साहब, अभी तक अगर वो गिरफ्तार हुए हैं तो सारे इल्ज़ामात दुरुस्त साबित हुए हैं तो वो गिरफ्तार हुए हैं ना। देखें, इल्ज़ामात जो ANF की FIR है वो यकीनन बड़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद होती है और बड़ी मुस्तनद FIR होती है। वो पुलिस की तरह FIR नहीं होती कि जिसमें ये चांसेस हो सकता है कि झूठी है या किसी ने इल्ज़ाम लगाया तो उस पर उसको कर दिया। ये इस तरह से नहीं हो सकता। दूसरी बात जो आपने की कि एक कांस्टेबल को जो है किया गया, ये भी कहते हुए मैं डर रहा हूँ कि अब वो कांस्टेबल जो है वो लाहौर के ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट के सबसे अहम सर्कल, जिसको इकबाल टाउन सर्कल CIA का कहा जाता है, वहाँ पे तैनात था। अच्छा, ये भी ऑर्गेनाइज क्राइम का ही बंदा है? जी बिल्कुल ऑर्गेनाइज। देखिए, पंजाब पुलिस का जो भर्ती मुलाजिम होता है उसको कहीं भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। वो लाहौर पुलिस में चले जाए, इन्वेस्टिगेशन विंग में चले जाए, CIA में चले जाए, ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट में चले जाए, वो कहीं भी जा सकता है। तो ये तैनात था इकबाल टाउन में CIA में और इसको इतना एक्सपर्ट था ये IT का कि बहुत सारे मुल्ज़मान गिरफ्तार करने में इसने बहुत सारी मदद की है। वाह जी वाह। मैंने उस सर्कल के DSP जो हैं तो वो इंस्पेक्टर लेकिन DSP के ओहदे पर काम कर रहे हैं, उनके मुंह से बड़ी तारीफ़ें सुनी
डीआईजी के मुंह से बहुत तारीफ़ें सुनी, उस वक्त के एसपीज जो थे उनके मुंह से तारीफ़ें सुनी कि गालिबन के आईटी में लाहौर पुलिस में इतना एक्सपर्ट आदमी नहीं है कि मोबाइल ट्रैक करना हो, कोई ईएमई नंबर किसी के पास हो, तो बहुत एक्सपर्ट था और बड़े बड़े गैंग। और एक जॉर्डन गैंग जो गिरफ्तार हुआ मंशियात फरोशी का, उसको भी गिरफ्तार करवाने में इसका अहम किरदार था। क्या बात है। फिर पता नहीं क्या हुआ, बातें हैं, बातें तो लोग करते ही हैं, तो फिर इस पे इल्ज़ाम लगा कि ये मंशियात फरोशी के इसके ऊपर इल्ज़ामात जो है मुख्तलिफ किस्म के लगे। अब मैंने ये साबित नहीं करना, लेकिन जो बात सामने आई है मैं वो कर रहा हूं। हमने तो वही बतानी है। उसके बाद इसको वहाँ से निकाल दिया गया। जो इतना दस्ते राज अपने इमीडिएट बॉस का हो, उसको अचानक से निकाल दिया, फिर वो बुराइयां कर रहा है कि जी मैं जो कुछ वहाँ पे करता रहा हूँ, मौका आएगा तो मैं बताऊँगा। अच्छा। फिर वो उसके मुतालिक उसका जो इमीडिएट बॉस था वो बहुत कुछ कहता रहा कि जी ये इसने अपना कारोबार कर रखा था मंशियात का, और ये इस तरह बहुत सारे मुतनाज़ा लोग जो हैं वो बयानात भी, और फिर ऑर्गेनाइज क्राइम के ऊपर काफ़ी सारे संजीदा इल्ज़ाम भी हैं। कभी ना कभी वक्त आएगा कि इसकी इंक्वायरीज होंगी तो फिर सब चीज़ें पता चलेंगी। अब इसके ऊपर जो आप में इसमें, क्योंकि हम कोई बायस्ड होके बात नहीं कर रहे हैं, मुझे कोई किसी से कोई हमारा कोई सरोकार नहीं है इस चीज़ से, लेकिन जो चीज़ सामने आई है, अब आपको मज़े की बात ये बताता हूँ कि ये वाली जो खबर है इस पे कुछ सोशल मीडिया पर भी बहुत सारे चीज़ें सामने आई और बड़े ही संजीदा इल्ज़ाम आए। अच्छा। जो बॉटम से लेके टॉप तक उन्होंने ऐसे ऐसे इल्ज़ामात सोशल मीडिया पे लगे, लेकिन वो जाहिर है किसी हक़ाइक़ पे मबनी सारे तो नहीं हम कह सकते। उसके बाद अभी तक उसका पता नहीं है। ये कांस्टेबल का, इस कांस्टेबल का इत्तलात है। ये इत्तलात मेरी नहीं है, क्योंकि मैं ऐसी कोई जिम्मेदारी के साथ बात नहीं कर रहा। ये पुलिस की इंफॉर्मेशन है। एक सीनियर रैंक के बंदे से मेरी बात हुई, उसने कहा कि वो यकीनन जो मंशियात को रोकने वाला डिपार्टमेंट है, वो फ़रोख्त करने वाला, उनको उन्होंने रेड किया और वहाँ पे फायरिंग का तबादला भी हुआ। ओके, ठीक है, फायरिंग का तबादला हुआ और उस फायरिंग के नतीजे में इस कांस्टेबल को शायद ये ज़ख्मी भी हुआ। ये इत्तलात की हद तक है, ना मैंने उसको ज़ख्मी देखा, ना किसी ने उसकी तस्दीक की, ना कोई FIR हमारे सामने आई। ठीक है। अच्छा, वो बताया जाता है कि एक वहाँ पे गांव है, हडियारा गांव, सरहदी इलाका है। सरहदी इलाके में तो बुरा ही हाल है ना, और उतनी ज़्यादा वहाँ पे CAA ऑर्गेनाइज क्राइम के लोग मुलविस पाए जाते हैं, जो बाद में बेगुनाह भी हो जाते हैं, बरी भी हो जाते हैं। अच्छा, उन्होंने वहाँ पे रेड किया तो एक फार्म हाउस था, वहाँ पे कुछ ड्रोन, ठीक है, कुछ मंशियात, और फिर मज़ामत ये है कि अगर किसी को कोई पकड़ने जाता है तो वहाँ पे फायरिंग का तबादला हो जाए तो उसको मज़ामत कहा जाता है। अभी तक उसके ज़ख्मी होने की तस्दीक भी पुलिस नहीं कर रही, उसके तंदुरुस्त होने की तस्दीक भी नहीं कर रही, और उसके पकड़े जाने की भी तस्दीक नहीं कर रही। अलबत्ता तमाम सीनियर अफसरान ये कहते हैं कि अब हमारा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो इससे ये नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि अगर आप उसको ये कहते हैं कि हमें ये भी नहीं पता कि वो ज़ख्मी है, हमें ये भी नहीं पता कि वो भाग गया है, हमें ये भी नहीं पता कि वो गिरफ़्तार है, लेकिन उसके साथ हमारा कोई ताल्लुक़ अब नहीं है। अब जो इतलात हैं, जिस इदारे के पास भी ये हो सकता है कांस्टेबल, वहाँ तो बड़े बड़े इंकशाफात होंगे। और मैं ये समझता हूँ कि अगर हुकूमत और वो इदारे अगर चाहें तो उसके पास बहुत सारे राज हैं। अच्छा, उसके पास बहुत सारे मुबैना पुलिस मुकाबलों के राज हैं, इसलिए उसको जो इस तरह नहीं, अगर उसको अगर नहीं छुपाया तो पता नहीं क्या वजह है उसे, लेकिन उसको अगर पकड़ लिया गया है तो उसके तमाम इंकशाफात जो हैं वो मंजर आम पर आने चाहिए। उनको ये अगर मंजर आम पर नहीं आने चाहिए तो उन इंकशाफात पर बड़े पैमाने पे इंक्वायरी होनी चाहिए। और उसमें बहुत सारे नाम बेनकाब होंगे, क्योंकि वो जो राजदान होता है वो ज़ाहिर है कुछ ना कुछ तो फिर कोई डील करेगा, कोई वादा माफ गवाह बनेगा, या कुछ उसको ऐसी रिलीफ नज़र आएगी तो डेफिनेटली वो करेगा। तो फिर उसके बाद बहुत कुछ है। मेरा ख्याल है हुकूमत पंजाब इसको इनिशिएटिव ये लेना चाहिए कि क्या वजह है सिर्फ और सिर्फ एक विंग के लोग मंशियात फरोशी के इल्ज़ाम में
क्यों बदनाम कर रहे हैं पुलिस वालों को? पुलिस में बहुत सारे अच्छे और ईमानदार लोग भी मतलब हैं। विंग है जो मंशियात फरोशों को पकड़ने के लिए बनाया गया है, और आप मंशियात फरोशी में ही लग गए हैं। बिल्कुल लग गए हैं। और फिर ज़्यादा तादाद ऐसे विंग की है जिन्होंने जिनके ऊपर ज़्यादा इल्ज़ाम लग रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि इस पर एक बड़े पैमाने पे हाई लेवल पे कोई हाई ऑफिशियल को चाहिए कि इंक्वायरी करें ताकि उसमें ये चीज़ें साबित आए। अब सोशल मीडिया पे ये खबर आ चुकी है, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर ये खबर नहीं आ पा रही। अच्छा, क्यों? उसकी वजह ये है कि इसमें कोई भी मुसद्दका इतलात सामने नहीं है। हम देते हैं FIR हो गई, ठीक है, तो हम कहते हैं ये मुलजिम है। अगर हम FIR पे भी खबर दे दें कि जी फलां सन में किसी के ऊपर FIR हुई थी इस इल्ज़ाम में, तो बाद में वो कहता जी मैं तो बरी भी हो गया था, लेकिन इल्ज़ाम तो था। सही, क्योंकि अगर कोई पुलिस वाले को आप ये कहें, यहाँ पे तो बड़े सोच समझ के आपको बात करनी पड़ती है कि अगर आप ये कहें कि जी ये फलाने आज से 20 साल पहले इसको मंशियात के इल्ज़ाम में जेल जाना पड़ा था, तो पुलिस जो है फिर उस पर बड़े तरह के इल्ज़ामात लगाती है कि जी ये पुरानी इन्होंने बात कर दी। हालांकि सियासतदान भी तमाम जो हैं वो जेलों में जाते हैं और उसको नॉर्मली लिया जाता है। इल्ज़ाम लगता है जी ये जेल में रहा है, जी ये सादिक नहीं था, ये अमीन नहीं था, तो इसके ऊपर इल्ज़ामात थे। लेकिन वो ज़ाहिर अदालतों से जब वो बरी हो जाते हैं, रिलीफ मिल जाता है, या ज़ाहिर साबित नहीं हो पाता किसी चीज़ को, किसी की करप्शन को साबित करना कोई इतना आसान काम नहीं है। आज के दौर में रोज़ाना की बुनियाद में मुनीबा, अब कल गुजरपुरा पुलिस स्टेशन था, वहाँ पे एक इंस्पेक्टर गालबन आलम साहब हैं, 2 खवातीन को उन्होंने लेडीज़ को जो है वो जेंट्स कांस्टेबल की निगरानी में हवालात में बंद किए रखा। हालांकि कानून ये कहता है कि किसी भी लड़की को, खातून को आप अदालत हवालात में, मर्दों की हवालात में नहीं रख सकते, थाने में नहीं रख सकते। गुजरपुरा पुलिस स्टेशन में इन्वेस्टिगेशन ने ये किया। SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद जो है उन्होंने वो लिया, एक्शन लिया, लेकिन सिर्फ एक्शन है। वही इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन आलम है वहाँ पे लगा हुआ है, उसको ना कोई हटा सकेगा ना कोई कर सकेगा। लेकिन एक तजलील जो की गई, जो कानून है, SOP है, मैं ये अपने लिए या किसी की हमायत में बात नहीं कर रहा हूँ कि एक SOP है कि अगर कोई मुलजिम खातून है, वो जेब तराश है, वो चोर है, वो डाकू है, आपने उसको पकड़ा, उसकी गिरफ्तारी डालें। और वुमेन पुलिस स्टेशन है जहाँ पे खवातीन, लेडीज़ खवातीन पुलिस एहलकार, कांस्टेबल वहाँ पे मौजूद होती हैं, आप उनको वहाँ पे मुंतकिल कर दें। लेकिन उन्होंने वहाँ पे उसको मुंतकिल नहीं किया, और इस पे SSP साहब ने नोटिस लिया, इंक्वायरी होगी। वो इंक्वायरी जो है, मुझे पता है कि ये इंक्वायरी जो है वो बिल्कुल कागज़ों की हद तक रह जाएगी। हालांकि SOP है कि अगर कोई चीज़ की खिलाफ वर्जी करता है तो उसको फौरी तौर पर उसके ओहदे से हटा दिया जाए। अच्छा। और मैं कोई भी हो, कोई भी इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज हो, उसने अगर SOP की खिलाफ वर्जी की और कानून को जो है वो फॉलो नहीं किया तो इसका एक्शन होना चाहिए। तो इसलिए होता यह है कि हमारी जो इंक्वायरीज होती हैं वो भी सिर्फ इस हद तक होती है कि आपको ये पता चला है कि जी फलां मामला सामने आया, उसमें हमने नोटिस ले लिया। नोटिस के बाद जैसे गले में डोर फिरने पर नोटिस होते हैं, मुझे मेरी ज़िंदगी में, मेरी इस क्राइम रिपोर्टिंग की जितना अरसा हो गया मुझे, कि मैं समझता हूँ कि सैकड़ों ऐसे नोटिस होंगे जिनके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। नोटिस खबर की हद तक, नोटिस सिर्फ स्क्रीन पे आने तक, उसके बाद खत्म, ऐलान करने तक लिया जाता है कि भाई हमने उसके ऊपर नोटिस ले लिए और हमें बहुत ज़्यादा आपकी फ़िक्र है, वरना ऐसा कुछ नहीं होता। कि जनाब यहाँ पर 2025 शुरू हुआ है, अच्छी उम्मीदों के साथ शुरू हुआ था, लेकिन हमारी पुलिस की कारकर्दगी वैसे ही है कि लोग लुटते जा रहे हैं। तो मुजाहिद शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे। शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए, पुलिस की कारकर्दगी पर बात की है। इसी नोट पर मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।